शांति, सद्भावना, संप्रभुता का प्रतीक है, उसको वहीं रहने दीजिए। बेरोजगारी, महंगाई और चीन कब्जा कर ले उसका प्रतीक नहीं है। दूसरी चीज पहन के आना चाहिए था, यही तो बात हम बोलना चाहते। चलिए, मुझे लगता है तिरंगा हमारा जिस आयाम का प्रतीक है वो आयाम आगे बढ़ने चाहिए, देश विकास करना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है, केवल प्लास्टिक का झंडा चाइना से लाकर देश पे आप घर पर लटका लेंगे उसको, वो देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। आपने देखा था जिस समय पर मोदी जी ने घंटी बजवा दी, ये कर दिया, फिर 50 लाख लोग कोरोना में मर गए, ऑक्सीजन पे जीएसटी लगा दिया, यही देशभक्ति थी क्या? उन नर्सों के ऊपर पहले तो जितने स्वास्थ्य कर्मचारी थे सबके ऊपर हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से, उसके ऊपर एक मिनट बादल जी, उनको आपके कवर फायर की जरूरत नहीं है भाई। बात बताइए ना बादल देवनाथ, बताइए ना, मिठाई में जीएसटी, बाहर से लोग क्या खाएंगे? घर घर तिरंगा लगाओ, आप पता है भूखा मारो साहब, नौकरी नहीं मिलेगा। खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं पता लग रहा है। 50 करोड़ मिलते हैं आपके घर से, आप लोगों के घर से 50 करोड़ मिलते हैं। कितना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं पता लग रहा है अभी, कितना खा रहे हैं बोलने दीजिए ना उनको, अभी पता लगा ना कितने मिले। नोट गिनने की मशीनें मंगवानी पड़ी। नौकरी मोदी जी को बोलने आप ही के नेता है ना पार्थ चटर्जी। बेरोजगार को बचाओ, सबको बचाओ, अग्निपथ मत दो। कितना खा रहे थे, कितना खा रहे थे? 50 करोड़। कौन कितना मिले पार्थ चटर्जी? घर से 2-2 हजार के नोट मिले ना, कह रहे खाने को नहीं है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। साजिश है सर, आलोक जी को बोलने दीजिए। साजिश है सर। अच्छा, ये भी साजिश है? हाँ बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। तो ममता जी ने तो अगर साजिश थी तो ममता जी ने क्यों बर्खास्त किया? सस्पेंड किया और दीदी ने उनको रिलीव किया मंत्री पद से। अगर साजिश थी तो सस्पेंड क्यों किया? पहले जांच होने दीजिए ना 10-15 तो सस्पेंड क्यों किया? तो ममता जी ने क्यों नहीं इंतजार किया जांच होने? तो जांच क्यों नहीं इंतजार किया? आवाज उठाया, दीदी का मिनिस्टर ने 50 करोड़ खा लिया, लेकिन 50 करोड़ उनके पास तो नहीं मिला। कहाँ मिला? उनके तो मिला, और कहाँ से मिला? उनका घर से मिला। तो क्या अंदर ही तो है वो? को कुछ मिला? आप बयान सुनिए ना। अभी तक ईडी को कुछ मिला पार्थ चटर्जी के पास से? 50 करोड़ मिल गया, कह रहे कुछ मिला। चलिए उस पे आते हैं। आलोक जी कंप्लीट कर लो, उसके बाद सुधांशु जी आप बोलिएगा। आलोक जी कंप्लीट कर लीजिए, बीच में बस करिए ना भैया। बादल भाई पूरी डिबेट में आप सवाल करेंगे। बादल देवनाथ, ओ आलोक जी आप बोलिए। देखिए, दिक्कत यही है, तिरंगा सब फहराते हैं, सबको फहराना चाहिए, लेकिन तिरंगे को फहराकर इवेंट बना के अपनी नाकामियों को छिपाया जाए, इस पर आपत्ति है। आपत्ति इस बात पर है, अगर आपको 20 करोड़ झंडे चाहिए थे तो आप जो झंडे बनाने की कंपनियां हिंदुस्तान की थी उनसे बनवाते आप एक साल में। आप कुछ लोगों को मुनाफा देकर चाइना का माल यहां बिकवा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसके बाद डिस्पोजल की भी मैंने बात कही, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग की भी बात मैंने कही। देश के तिरंगे की ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो, ये अच्छी बात है क्या? कोई विरोध नहीं करता तिरंगे का। डिमांड ज्यादा है। उसके बाद अरे डिमांड ज्यादा होगी, उसी को तो मैनेज करने के लिए सरकार पकौड़े तलने के लिए थोड़ी ना, डिमांड ज्यादा हो गई है। अरे भाई पता नहीं था क्या 20 करोड़, जब 20 करोड़ होंगे तो डिमांड होगी। पहले फहराते नहीं, ये नहीं पता था ना। अच्छा, अरे भाई पहले से आप प्लानिंग करके चलते। ठीक, तमाम चीजें, तमाम मुद्दे जो हैं वो केवल और केवल ये कि केवल बीजेपी बना दिया आप लोगों ने। बीजेपी देशभक्त है, छिपाने का तरीका है आपका। ठीक है, कर्नाटक के एक मंत्री कह रहे हैं कि 20 साल के अंदर हम तिरंगे को बदल देंगे, वो आज भी बीजेपी में बैठे हैं। ठीक है, नाम है ईश्वरप्पा, उत्तर दें। चलिए, अब वो बिल्कुल बीच में नहीं बोले। सुधांशु त्रिवेदी इवेंट बना दिया, मार्केटिंग करते हैं आप लोग। नाकामी, ये अखिलेश यादव ने भी कहा है, नाकामी छिपाने का तरीका है। सुधांशु त्रिवेदी जिसने पिछले 10 सालों में नाकामियों का पूरा उपन्यास लिख दिया, जो अपने नाकाम हसरतों का जनाजा लिए इस कदर रुखसत हुए कि अमेठी भी छोड़ना पड़ गया, उनको वो कह रहे हैं कि हम नाकाम हैं और नाकामियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। तो किसको नाकामियां छुपाने की जरूरत है? सबको पता। मैं एक सीरियस बात कहता हूं, ये बताइए, हमारे झंडे में 3 रंग हैं। हम सब ने स्कूल में क्या पढ़ा है कि केसरिया रंग त्याग और बलिदान की परंपरा का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। अब मैं आपसे लॉजिकली कहता हूं, हरा रंग हरियाली का प्रतीक तो वर्ल्ड वाइड है, ऐसा तो नहीं सिर्फ भारत के लिए है। सफेद रंग शांति का प्रतीक वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड में कहीं भी सीजफायर करना होता सफेद झंडा लगाते हैं। तो भारत की परंपरा का प्रतीक तो इन तीनों में सिर्फ केसरिया रंग है। मगर उस भगवा के प्रति इतनी घृणा है कि भगवा आतंकवाद, अगर किताबों में संशोधन करो भगवा करण, अगर कोई ये चीज कहो तो भगवा ये। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन तीनों में वो रंग जो भारतीय परंपरा का प्रतीक है, जो संविधान निर्माताओं ने बनाया, उस रंग के प्रति आपके मन में इतनी हिकारत क्यों है? कृपया इसका बात जवाब दे दें। उत्तर देता हूं।
पूछिए भगवा के प्रति सम्मान है कि नहीं, और भगवा आतंकवाद के लिए माफी मांगते हैं कि नहीं? चलिए, भगवा से इतनी एलर्जी, भगवा आतंकवाद के लिए माफी मांगते हैं कि नहीं? भगवा से एलर्जी क्यों? भगवा और तिरंगा ये किसने शुरू करवाया था भाई? आरएसएस ने शुरू करवाया। नहीं, तीनों सिर्फ बताइए। मैंने पहला सवाल पूछा, एक मिनट सर, एक मिनट, तीनों रंग बताए, एक मिनट। आरएसएस को 2 से बड़ा लगाव है। राष्ट्रीय ध्वज बड़ा के किसी एक रंग को आपने आतंकवाद से क्यों जोड़ा? चलिए इसी का जवाब दीजिए। सुनिए, राष्ट्रीय ध्वज के किसी भी रंग को सुनिए ना भाई। आतंकवाद से क्यों जोड़ा? अरे भाई, आप किसी को भी किसी चीज से जोड़ देते हैं। आपने तो कहा काले कपड़े पहन लिए, तो इसे एक मिनट। बादल देवनाथ, आप नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। काले कपड़े पहन लिए अमित शाह जी देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि साहब वो इसलिए कि वो उस दिन जो है राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। अरे भाई, तिथि से होता, तारीखों से होता। हिंदुओं के ठेकेदार पैरवी करते घूम रहे हो आप लोग। 5 तारीख से होता है या तिथियों से होता है, नहीं पता। खैर, हम आपको 9 अगस्त 42 तिथि से था, तारीख से था। देखिए, वो 9 अगस्त 42 तो स्वतंत्रता से पहले की बात है, जब जो मौका लगा विरोध करने का बीजेपी का। सवाल ये है सुधांशु जी का, आवाज इसमें आएगी। सवाल ये है कि भगवा से एलर्जी क्यों है? तिरंगे का रंग एक भगवा आतंकवाद क्यों कहा? गलत कहा? मैं कह रहा हूं कि एक मिनट, नहीं, गोड़ से भगवा लेकर चला था, महात्मा गांधी की हत्या कर दी, तो वो तो सेवक था, वो तो राम भक्त था पूरा। आतंकवादी नहीं था क्या? वो था कि नहीं था? आर के सिन्हा जिसने पूरी थ्योरी बनाई, आर के सिंह, वो आज 2 कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वो तो आज शिरोमणि है बीजेपी के। तो गलत था भगवा आतंकवाद, गलत। एक मिनट, वो तो बीजेपी बताएगी। तो भगवा आतंकवाद जिस होम सेक्रेटरी ने बयान दिया कि भगवा आतंकवाद है और हमारे पास प्रूफ है, वो बीजेपी में मंत्री है। सवाल हमसे पूछ रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने कहा था, सुशील कुमार शिंदे। अरे भाई, उन्होंने कहा था क्या केवल मुझे ये बताइए, गलत कहा था? नहीं, मुझे केवल ये बताइए, गलत कहा था? मुझे केवल ये बताइए, 15 दिन पहले एक चीज जो आई है कि वो जो स्कूटर है और उस पर ऊपर जो साध्वी प्रज्ञा का नाम से है और उसके ऊपर तमाम सबूत मिल रहे हैं, वो किसकी सरकार है? साध्वी प्रज्ञा क्या है? मोदी जी मन से माफ नहीं कर पाएंगे उनको। आतंकवादी नहीं थी क्या वो? उनके ऊपर आतंक के केस नहीं चले क्या? केस नहीं चले क्या? अरे भाई, तमाम फर्जी कुछ भी बोल। अरे भाई, हमने तो तमाम लोगों को खारिज हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, 8 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के लोगों को फांसी पर चढ़ाया। और अगर हम अफजल गुरु और कसाब जैसे लोगों को फांसी पर नहीं चढ़ाते तो बीजेपी ज्वाइन कर। चलिए सुधांशु जी, जल्दी 1 मिनट में जाओ, उसके बाद भारतीय जी मैं आपके पास फैक्ट बोलना चाहता हूं। इन्होंने तो सही बात कही, आपको टाइम दूंगा मैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई का अटैक हुआ और कसाब को फांसी 2013 में हो गई, 5 साल में। ठीक, ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के लिए आतंकवादी शब्द प्रयोग कर रहे हैं। 2006 में मालेगांव का लगी हुई है, खत्म क्यों नहीं हुई? तो भाई 8 साल हो गए आपकी सरकार तो चले हुए। बीच में नहीं बोले थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके बीच में नहीं बोले। मुझे केवल ये बताइए, अरे मैं वही बोल रहा हूं, इसमें ऑडियो कर दीजिए। आपकी सरकार आए 8 साल हो गए, साध्वी प्रज्ञा। अरे भाई, मैं वही बोल रहा हूं, आज तक केस क्यों चल रहा है? 2006 में इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, 2014 तक चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए। चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए तो गिर नहीं था केस। फर्जी केस था, चार्ज का फ्रेम करते। चलिए, और मैं बता रहा हूं, एक मिनट, आपकी सरकार आए, केस खत्म हो गया ना, कहां बंद हो गया? आज भी तारीखें चल रही हैं। आपके जमाने में आज भी तारीखें चल रही हैं उसके अंदर। 1 मिनट, आपकी सरकार बंद कर दीजिए केस को। आतंकवाद का केस है कि नहीं? आपकी सरकार में खत्म हो गया था। अरे भाई, मैं कह रहा हूं, आज भी केस क्यों चल रहे हैं? 1 मिनट 8 साल हो गए आपकी सरकार को। मुझे वाइंड अप करना जल्दी से, मुझे वाइंड अप करना। सुधांशु जी ने भगवा से आपत्ति क्यों? भगवा से एलर्जी क्यों? भगवा आतंकवाद गलत था ना? सुधांशु जी ने राष्ट्रध्वज के तीनों रंगों का बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि केसरिया हमारा बलिदान का प्रतीक है, सफेद हमारा शांति का प्रतीक है और हरा हमारी समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। अनुराग भाई, हरा हरियाली के लिए नहीं पहनते हैं, वो आप ही के प्रवक्ता हैं, वो हरियाली के चक्कर में नहीं पहनते। इतनी हल्की टिप्पणी मत किया करो, राष्ट्रध्वज पर बात चल रही है। जी जी जी। देखिए, जब देश को बलिदान की जरूरत थी 1947 से पहले, जब अंग्रेज थे, तब तो इन्होंने ये बलिदान में शामिल नहीं हुए इनके संगठन। जब देश को आजादी के बाद शांति की जरूरत है, सफेद रंग की नहीं, गलत गिनवाए आप। गलत, मैं संगठन की बात दे रहा हूं, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं संगठन की बात कर रहा हूं। स्वयं सेवक है जिन्होंने बलिदान दिया है। आरएसएस का कोई प्रस्ताव दिखा दे मुझे। मैं आरएसएस के स्वयं सेवकों को गोलियों से भून दिया गया। नहीं, गलत बात नहीं चलेगी। चुनौती दे रहा हूं। आरएसएस का कोई प्रस्ताव दिखा दे कि आजादी की लड़ाई में शामिल होने का कोई प्रस्ताव किया। मैं नाम गिना रहा हूं आपको। नहीं, नो, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। तो आरएसएस कोई व्यक्ति आरएसएस से जुड़े हुए 1942 में आरएसएस से पटना में तिरंगा फहराते हुए 7 लोगों को गोलियों से भूना गया, उसमें से 2 आरएसएस के थे। अमन जी, पहली बात तो मुझे अपनी बात कहने देनी चाहिए। कोई व्यक्ति हो गए हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन संगठन के तौर पर आरएसएस और हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ थे। और चलो, अगली बात मैं नहीं कहता।
तो जब शांति की जरूरत थी तब इन्होंने, अब शांति नहीं होने दे रहे। और जो समृद्धि का प्रतीक है हरा रंग, अरे आप तो किसान बिल लाके आपने तो किसानों का गला घोटने का, हाँ समृद्धि का ही प्रतीक है, हरियाली और समृद्धि का ही प्रतीक, खेती से ही समृद्धि आती है। तो आपने तो किसानों का गला घोटने का काम, कृषि कानून लेके आए आप, और ये तीनों रंगों के खिलाफ आपने काम किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी किसानों की बात करी, तो आज़ादी के 75वें दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे, मैं युवाओं को एक बात बताना चाहती हूँ। पूरे विश्व में एकमात्र देश हमारा ऐसा है जिसकी 60% भूमि उपजाऊ है। पूरे विश्व में एकमात्र हमारा देश ऐसा है जिसके 60% पॉपुलेशन युवा हैं, यानी कि 30 साल से 35 साल की उम्र के लोग। आज विश्व में फिर मोदी जी, अरे आप मोदी फोबिया से बाहर निकलिए, बात बोलने दीजिए। अगर देश का भला चाहते हैं तो युवाओं को मैं बताना चाहती हूँ, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। हमारे पास वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए गाय भी है, उसे सींचने के लिए जल भी है, उसको उपजाने के लिए भूमि भी है। अगर हमारे युवा किसानी की तरफ भी चले जाएं तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है, जो आप चाहते नहीं है। आप सिर्फ राजसत्ता करके भटकाना चाहते हैं और युवाओं को नौकर बनाना चाहते हैं। एक आखिरी कमेंट है बादल जी का। दो पॉइंट। आरएसएस ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया घर घर तिरंगा के बारे में। मोहन भागवत अभी तक नहीं है, मोहन भागवत तो एक बार बोला दीजिए घर घर तिरंगा। दूसरा बात है, सुधांशु जी एक बार बोल दीजिए, राम के नाम पर आप लोग वोट क्यों मांगते हैं? भगवा से तो मेरा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गले में तो है, लेकिन आप लोग राम के नाम, भगवान विष्णु ने एक बार बोला तुम मेरे नाम पर कलयुग में तुम मेरे नाम पर वोट मांगो, बोला आप? अरे राम कौन है? भगवान विष्णु का अवतार है। राम ने खुद आपको बोला, आप लोगों को बोला जब आप मेरे नाम पर वोट मांगो। आप लोग वोट मांगते क्यों है? पहला जवाब दीजिए। आप घुसपैठियों के नाम पर मांगते हैं? ममता बनर्जी कौन बोला? चलिए आप चलिए जब मेरा टाइम हो गया, 30 सेकंड वाइंड अप करना, 30 सेकंड जी 30 सेकंड जल्दी से सुधांशु जी मुझे वाइंड अप करना। इनकी बात का जवाब दूं या अपनी बात कह दूं? जी बोली जल्दी से बस एक लाइन में। देखिए स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए हमारे पास क्या था। सब लोग एप्पल का फोन और व्हाट्सएप यूज करते हैं ना। मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब ने उससे कहा था कि जिस दिन बीच में नहीं बादल जी, मैं ऑडियो बंद कर दीजिए, इसमें माइक है। देखिए उन्होंने बताया था, मार्क जुकरबर्ग ने, कि स्टीव जॉब ने मुझसे कहा अगर जिंदगी में बुरा वक्त आ जाए और तुम्हें लगे कि तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो कहां जाना? भारत में जाना। नैनीताल जिले में कैंची में बाबा नीम करोरी बाबा का आश्रम है, वहां तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। वो आए और उनको ऊर्जा मिली। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, 75 साल में हमने बहुत कुछ पाया परंतु बहुत कुछ खो भी रहे हैं, यह भी ध्यान रखिए। इसलिए मैं यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसे, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, आलोक शर्मा, राजकुमार भाटी, सुबुई खान और बादल देवनाथ जी, विशेष तौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमृतकाल विशेष पेशकश आप सभी देख लेते हैं।